नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम बताते हैं हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले बात अमेरिका ईरान डील के बारे में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान ने मिलकर जिस शांति समझौते का ताना बाना बुना था, अब उस महाडील पर खतरे के सबसे काले बादल मंडराने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस विश्व शांति की राह में कोई और नहीं बल्कि वॉशिंगटन का सबसे पुराना मददगार ही सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आ गया है। एक तरफ स्विट्जरलैंड में बंद कमरों के भीतर कूटनीति की बिसात बिछी है, अमेरिका के विशेष दूत से लेकर बड़े बड़े मध्यस्थ टेबल पर हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पार बारूद बरस रहा है। वॉशिंगटन से आई एक बेहद तीखी फटकार और एक बड़े बयान ने पूरे युद्ध क्षेत्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सवाल यह है कि क्या चुनावी बिसात और अंदरूनी राजनीति के चक्रव्यूह में फंसी ये महाडील सिर्फ एक चुनावी हथकंडा बनकर रह जाएगी? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के इनपुट के आधार पर ऐसा खुलासा हुआ है जिसने महाशक्ति के हाथ पांव सुझा दिए हैं। आखिर पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है जिसने पूरी दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है? क्या है अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में जिसे ट्रंप भी डरे हुए हैं और तेल अवीव भी सख्ते में है? बताएंगे आपको इसमें डिटेल से। इसके बाद बातचीत करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के दांव को लेकर। क्या महाशक्तियों के बीच छिड़ी जंग और शांति समझौते की टेबल सिर्फ चुनावी हथकंडा है? मिडिल ईस्ट जंग को लेकर इनसाइड स्टोरी सामने है। पूरी दुनिया जिसे कूटनीति की सबसे बड़ी डील समझ रही थी, उसके पीछे का असली सच है वो अब दुनिया के सामने है। एक तरफ वॉशिंगटन की गिरती साख और मिड टर्म इलेक्शंस का गहराता संकट, तो दूसरी तरफ तेल अवीव की अदालतें, गंभीर मुकदमे और सत्ता बचाने की आखिरी छटपटाहट। रक्षा जानकारों की माने तो सीमा पर बारूद बरसने और मेज पर समझौते की तारीख तय होने के पीछे असली खेल सुरक्षा का नहीं है, शांति की नहीं है, बल्कि चुनावी कैलेंडर के गणित की है। दो बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच आखिर ऐसा क्या द्वंद्व छिड़ गया है जिसने पूरी दुनिया की शांति दांव पर लगा दी है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है अगर यह महाडील टूट गई? क्या इस करियर को बचाने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू पर्दे के पीछे से शांति वाली चाल चल रहे हैं? आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की कुर्सी खतरे में है? बताएंगे आपको डिटेल से। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस कहानी की जिसको अमेरिका ने अब तक छिपाए रखा। महाशक्ति अमेरिका जंग के मैदान में थक चुका था या फिर कहानी के पीछे का किरदार और सच कुछ और ही है? आज हम आपको अमेरिका ईरान महाडील की वो इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पूरी दुनिया जिसे सिर्फ एक कूटनीतिक शांति समझौता समझ रही थी, असल में वो महाशक्ति की मजबूरी का सबसे बड़ा दस्तावेज बन चुका है। सुपर पावर अमेरिका के पास सिर्फ 4 हफ्तों का तेल बचा था। इमरजेंसी रिजर्व 43 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे और अगर यह डील नहीं होती तो अमेरिका में ब्लैकआउट या फिर भयानक ऊर्जा संकट आ सकता था। होर्मुज स्ट्रेट पर लगे ताले ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक को भी घुटने पर ला दिया। आखिर कैसे तेल के इस खौफनाक संकट ने ट्रंप को आनन फानन में समझौते की मेज पर आने को मजबूर किया? इस अदृश्य आर्थिक युद्ध की पूरी हकीकत आपके सामने रखेंगे वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और ईरान ने मिलकर दुनिया को शांति देनी चाहिए, लेकिन उस शांति की दुश्मन बन रहे हैं नेतन्याहू और उनकी टीम। खबर है कि जेडी वेंस के बयान के बाद नेतन्याहू ने करीब 100 से ज्यादा हमले अब तक लेबनान में कर दिए हैं, जबकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर लेबनान पर हमला नहीं रुका तो शांति डील किसी काम का नहीं है। इसलिए अमेरिका और ईरान के बीच शांति का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल बन चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कल कहा था कि इजराइल का खर्च अमेरिका उठा रहा है। इसके बाद से नेतन्याहू भड़क गए और कहते हैं इस पीस डील के बाद से अब तक 100 से ज्यादा हमले इजराइल लेबनान पर कर चुका है। इस आईडीएफ के हमले में तकरीबन 50 लोग मारे गए हैं, 90 से ज्यादा लोग घायल हुए और भयंकर नुकसान लेबनान में हुआ है और इससे ईरान भड़क गया है। ईरान ने कहा है अगर हमला नहीं रोका गया तो डील पर कोई बातचीत नहीं होगी और होर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। इधर इजराइल को अमेरिका ने फटकार लगाई और कहा कि सीजफायर का पालन करना ही होगा। वहीं इजराइल ने फिर से बात नहीं मानी और सीजफायर तोड़कर हमला कर दिया। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अंतिम समझौते पर बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब ईरान और अमेरिका के बीच हुए एमओयू के पैराग्राफ 1, 4, 5, 10 और 11 में शामिल प्रावधानों को लागू किया जाए और उनका पालन किया जाए।
इन पैराग्राफ्स में सभी मोर्चों पर जंग खत्म करना, होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी को पूरी तरीके से हटाना, ईरान की तरफ से होर्मुज में बिना शुल्क सुरक्षित आवाजाही बहाल करना और सभी प्रतिबंध हटाना और फ्रीज फंड को रिलीज करने जैसी शर्तें शामिल हैं। यानी इस सीजफायर के मसौदे में जो बात कही गई है उसका इजराइल पालन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस डील को साइन करते वक्त अमेरिका ने इजराइल को भरोसे में नहीं लिया और नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम अकेले जंग लड़ने के लिए काफी हैं। इजराइल को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए किसी भी मोर्चे पर इजराइल पीछे नहीं हटेगा। इसलिए इजराइल लगातार हमला कर रहा है और इधर खबर है कि इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह भी लगातार प्रहार कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो डील को डीरेल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो क्या लेबनान में तबाही तय है? और अगर लेबनान में तबाही तय है तो फिर मिडिल ईस्ट की तबाही भी तय है। क्या हुआ है लेबनान में हाल के कुछ घंटों में, ये देखिए। हिजबुल्लाह के हमले में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। इजरायली सैनिकों की मौत के बाद इजराइल बौखला गया है। इजराइल ने बयान दिया है सैनिकों की मौत के बाद पूरा लेबनान जलना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और कहा कि हर आंसू के बदले 1000 लेबनानी माताओं को रोना होगा। मिडिल ईस्ट में नपे तुले जवाब और संयम से नहीं जीत सकते। आतंक को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से हमला जरूरी है और आतंकवाद को पूरी तरीके से नष्ट करना होगा, कुचलना होगा। यह इजराइल की दलील है। अब फरवरी 2026 से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी थी। अप्रैल में सीजफायर हुआ और हाल ही में ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। इस डील की शुरुआती शर्त साफ है, सभी मोर्चे पर इंक्लूडिंग लेबनान, सभी अभियानों की स्थायी समाप्ति। लेकिन इजराइल इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में लगातार हमले जारी रखे हैं और देश के करीब 20% पर इजराइल का कब्जा बरकरार है, जिसे जंग के दौरान इजराइल ने कब्जाया था। यह पहली बार नहीं है। अप्रैल के सीजफायर के बाद भी जब इजराइल ने बेरूत पर बमबारी की तो आईआरजीसी ने इसे जंग बंदी यानी सीजफायर का उल्लंघन बताते हुए इजराइल के रामात डेविड एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यानी इजराइल झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सी का सफाया चाहता है। और अब इसी खबर के बीच यह जानकारी मिल रही है कि होर्मुज को फिर से बंद किया गया है क्योंकि इजराइल हमले नहीं रोक रहा है। तो जाहिर सी बात है इस जंग के दोबारा भड़कने के आसार दिख रहे हैं। आईआरजीसी आक्रामक है, जहाजों की आवाजाही को फिर से रोक रहा है और अगर होर्मुज बंद हुआ तो अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि वो दोबारा अटैक करेंगे। ईरान ने वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया जाएगा। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद यह फैसला लिया गया है। आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद करने का फैसला किया है। जहाजों को पर्शियन गल्फ से दूर रहने की चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट न पार करने की चेतावनी दी है। होर्मुज पार करने की कोशिश करने पर हमले की धमकी भी ईरान की तरफ से आईआरजीसी की तरफ से दी गई है। उधर खबर है कि ईरान और अमेरिका शांति वार्ता की तैयारी में लगे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद आगे की शर्तों पर बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शनिवार को स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए। खबर यह कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दोनों देशों को अंतिम डील तक पहुंचने के लिए 60 दिन की समय सीमा दी गई है। लेकिन इस 60 दिन के समय सीमा के दरमियान इजराइल का आक्रामक रुख ईरान और अमेरिका दोनों को चिंतित कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी स्विट्जरलैंड पहुंच सकते हैं। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी भी स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। कतर अमेरिका और ईरान के बीच संपर्क बनाए रखने वाले प्रमुख मध्यस्थ देशों में शामिल रहा है। इन सब के बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई है जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट बताई जा रही है। इसमें कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ ऐसे खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ ऐसा साजिश कर रहे हैं जिससे शांति वार्ता संकट में आ सकती है। हालांकि लेबनान में इजराइल के हमले पहले ही जारी हैं। तो क्या इसके अलावा नेतन्याहू ईरान पर भी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या ईरान पर इजराइल बड़ा हमला करने वाला है जिसके जरिए बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका ईरान की शांति वार्ता को डिरेल कर दे? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को जानने के बाद ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं।
ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल शांति और संयम का परिचय दे, लेकिन इजरायली सैनिक और इजरायली पीएम मानने को तैयार नहीं है। और यही बात अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की खुफिया रिपोर्ट में कही गई है, जिसमें कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस मैटर को कैसे डील करें, कैसे नकेल लगाएं इजराइल पर। क्योंकि डील के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है, नेतन्याहू कोई बड़ा और जोखिम भरा कदम उठा सकते हैं। ईरान के साथ शांति समझौते को पटरी से उतारने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में लेबनान ईरान में सैन्य कार्रवाई का खतरा बताया जा रहा है। यूएस को युद्ध में दोबारा खींचने की कोशिश कर रहा है इजराइल, इसके लिए बड़ी प्लानिंग की जा रही है। यानी इजराइल इस पीस डील को फूटी आंख नहीं देखना चाहता, क्योंकि इजराइल चाहता है कि डील में उसकी बातों का जिक्र हो, डील में इजराइल को भी शामिल किया जाए। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ एक आदेश देकर इजराइल को पीछे हटने को कहा है। इस डील में इजराइल से कोई भी बातचीत नहीं की गई और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू इस डील से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और डील को इजराइल मान्यता नहीं देना चाहता। लेकिन जंग का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, मैं फिर से बता देता हूं। याद कीजिए, इस जंग के शुरू होने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपको तभी कहा था कि अगर एक भी गोली चली मिडिल ईस्ट में तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। और आप पिछले 110 दिन का डेटा उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिका और ईरान में जंग हो, इजराइल हो या ईरान हो, सबने कुछ ना कुछ खोया है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और अमेरिका का है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका वो हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए उन्होंने इस जंग की शुरुआत की थी। ना तो ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम दिया, ना तो ईरान का रिजीम चेंज हुआ और ना ही ईरान अमेरिकी शर्तों पर झुका। बावजूद इसके कि ईरान पर हमले के बीच सुप्रीम लीडर खामनेई समेत 40 टॉप कमांडर मारे गए, जबकि 47 साल का वैश्विक वनवास ईरान का खत्म हुआ। यानी ईरान फायदे में रहा। 3 परमाणु साइटें प्रभावित हुई। रोज लगभग 15 लाख बैरल तेल अब ईरान बेच पाएगा। 5 मिसाइल सेंटर तबाह हुए। करीब 28 लाख करोड़ रुपए अब अमेरिका ईरान को देगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। 2900 लोग मारे गए, जिनमें 254 बच्चे शामिल हैं। लेकिन 2.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद अब ईरान में जताई जा रही है। मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम पर सवाल उठे। अमेरिका के लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती पर एक्शन की बात कही जा रही है। ईरानी मिसाइलों को पूरी तरीके से रोक नहीं पाया अमेरिका, जबकि ईरानी समर्थक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में कामयाबी हासिल की इजराइल ने। 60 लोग मारे गए, जबकि क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूती मिली ईरान के जीत जाने से। 2 फाइटर जेट गवाए। अमेरिका के 6 बेस पर हमले हुए। 10 लाख करोड़ रुपए की मिसाइल ड्रोन नष्ट हो गई। होर्मुज खुलवाने में सफलता मिली। ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने पर राजी किया गया। समझौते के तहत ईरान के सैन्य ठिकानों पर निगरानी की जाएगी, जबकि अमेरिका के 10 लाख करोड़ रुपए की मिसाइलें और ड्रोन तबाह कर दी गई इस युद्ध के दरमियान। कुल मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका और ईरान डील में बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। इन पेचों को सुलझाने के लिए वार्ता रखी जा रही है, लेकिन वार्ता के बीच में असली पेच तो इजराइल है। असली किरदार इजराइल है। नेतन्याहू खुला चैलेंज दे रहे हैं, कोई भी दबाव इजराइल को अपनी रक्षा करने से नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई भी प्रेशर इजराइल पर काम नहीं करता है। अगर इजराइल को अकेले भी लड़ना पड़ा तो वो अकेले लड़ने के लिए तैयार है, उसे अमेरिका की जरूरत नहीं है। और इजराइल का यही रवैया, बेंजामिन नेतन्याहू का यही रवैया ट्रंप को पसंद नहीं है। ट्रंप अपने हिसाब से चलते हैं। ट्रंप का कहना है आइदर माई वे और हाईवे, यानी या तो मेरी चलेगी वरना किसी की भी नहीं चलेगी। आपको याद होगा G7 समिट में तमाम नेताओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आकर कहा आई एम द बॉस। इससे आप माइंडसेट समझ सकते हैं।
इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के कदम पर, इजराइल के एक्शन पर आक्रोश का इजहार किया है। वहीं नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल की सुरक्षा से जुड़े फैसले बाहरी दबाव से तय नहीं होंगे। लेबनान इस डील की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसकी पूरी संभावना है कि बड़ी बातचीत टूट जाए और इजराइल ईरान फिर से जंग के मैदान में आ जाए। हालांकि ट्रंप के संकेत साफ हैं, अगर इजराइल ऐसा करता है तो उसे अकेले जूझना होगा। दूसरी ओर AIPAC जैसे इजरायली समर्थक समूह डील की लेबनान वाली शर्तों की आलोचना कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इजराइल इस MOU का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे सैन्य कार्रवाई की आजादी मिलनी चाहिए। फिलहाल नेतन्याहू सरकार डील की लेबनान शर्त खुलेआम मानने को तैयार नहीं दिख रही और ईरान बिना लेबनान से इजरायली वापसी के अंतिम सीजफायर पर दस्तखत नहीं करेगा। यानी अगले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में वॉशिंगटन नेतन्याहू पर असली दबाव बनाएगा। ट्रंप इजराइल पर नकेल लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर इजराइल पर नकेल लगाने में कामयाब नहीं हुए तो फिर मिडिल ईस्ट की कहानी कुछ और हो सकती है। मिडिल ईस्ट के इलाके में वो बारूदी चिंगारी भड़केगी जिससे पूरे मिडिल ईस्ट को आप जलता हुआ देखेंगे और वही सारी चीजें रिपीट होंगी जो अब तक 110 दिन में हम देखते आए हैं। अमेरिका ईरान जंग के बीच डील की जो बात हो रही है वो महज चुनावी हथकंडा तो नहीं है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की कुर्सी खतरे में है। अमेरिका और इजराइल दोनों जगहों पर चुनाव नजदीक हैं, इसलिए डील जरूरी थी। यह बात सही है कि सिर्फ जंग और डील की कहानी नहीं है, असली खेल तो दोनों मुल्कों के अंदर दोनों राजनेताओं के करियर का है। यानी एक तरफ ट्रंप और एक तरफ नेतन्याहू, दोनों अपने अपने मुल्क में बेहद नाजुक सियासी हालात से गुजर रहे हैं और इसका सीधा असर ईरान डील पर पड़ रहा है। तो क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रंप ने पीस डील को जल्दबाजी में साइन किया, और क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू जंग को नहीं रोकना चाहते? मामला दिलचस्प है। डील की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका में चुनाव है। दरअसल ट्रंप के राजनीतिक करियर को देखें तो जिस तरह के हालात उन्होंने पिछले 2 साल में बनाए हैं, लगभग 2 साल में, उससे डोनाल्ड ट्रंप की साख गहरे खड्डे में चली गई है। ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग -18.9 पर है। यह उनके दूसरे कार्यकाल के सबसे खराब स्तर -20.2% के बेहद करीब है और पहले कार्यकाल के मुकाबले तो स्थिति कहीं ज्यादा बदतर है। सिर्फ अमेरिका के 22.6% लोग ही ट्रंप को स्ट्रांगली अप्रूव कर रहे हैं, जबकि 48% अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर रहे हैं। एक और ट्रैकर के मुताबिक इंडिपेंडेंट वोटर्स में उनकी अप्रूवल सिर्फ 34% रह गई। यह वो स्तर है जब 2018 में डेमोक्रेट्स की 41 सीटों की लहर से पहले देखा गया था। नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और जेनरिक बैलेट में रिपब्लिकन पीछे चल रहे हैं। यानी ट्रंप के लिए डील सिर्फ कूटनीति नहीं है, अपनी सत्ता को बचाने का, अपनी कुर्सी को मजबूत करने का एक मौका भी है। महंगाई और आर्थिक सुधार के लिए ट्रंप को पीस डील साइन करना ही था। यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि ट्रंप इस डील को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत के तौर पर देख रहे हैं और इसके लिए लड़ने को भी तैयार है, फिर चाहे इजराइल से ही दो हाथ क्यों ना करना पड़े। एक फॉरेन पॉलिसी विन ट्रंप को मिड टर्म से पहले एक नैरेटिव देता है कि महंगाई और तेल की कीमतों पर भी वो यही दलील दे रहे हैं कि उनकी नीतियों से शांति आ रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अग्नि परीक्षा के करीब हैं? और क्या है ये उनकी अग्नि परीक्षा? 3 नवंबर 2026 को अमेरिका का मिड टर्म चुनाव कराया जाएगा। हाउस की सभी 435 सीटों पर वोटिंग होगी, सीनेट की सभी 35 सीटों पर भी मुकाबला होगा, 36 राज्यों में गवर्नर चुने जाएंगे। ट्रंप सरकार के कामकाज पर जनता मुहर लगाएगी। डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर कब्जे की कोशिश करेंगे, रिपब्लिकन्स बहुमत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। अर्थव्यवस्था और महंगाई
बड़े चुनावी मुद्दे होंगे। विदेश नीति और युद्ध भी इस चुनाव पर असर डाल सकते हैं। अमेरिका के दोस्तों से दुश्मनी, टैरिफ वॉर भी अहम मुद्दा रहेगा। ट्रंप ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू भी इसी पेच में उलझे हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कहानी जहां पर है, वहां से ज्यादा उलझी हुई कहानी नजर आती है बेंजामिन नेतन्याहू की। अव्वल तो अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने हैं, इजराइल में तो 27 अक्टूबर 2026 को ही चुनाव होने हैं। और इस बीच नेतन्याहू पर 3 भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा भी चल रहा है, जिसमें रिश्वत, धोखाधड़ी और भरोसे के उल्लंघन के आरोप हैं। और अगर बेंजामिन नेतन्याहू दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। खुद ट्रंप ने भी इजरायली राष्ट्रपति हारजोग से नेतन्याहू को माफी देने की अपील की थी। अमेरिका ईरान जंग के बीच नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में नेतन्याहू की वापसी मुश्किल है और पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट के वापस आने की संभावना ज्यादा है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, नफ्ताली बेनेट और बेंजामिन नेतन्याहू की लाइन अलग अलग नहीं। दोनों ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं और दोनों ईरान पर लगातार कार्रवाई करने के फेवर में। तो अब सवाल यह उठता है कि जंग और डील दोनों चुनावी रणनीति है। रक्षा जानकार मानते हैं कि दोनों जगहों पर काफी हद तक इसी को लेकर काम चल रहा है। रक्षा जानकारों के मुताबिक यह जंग नेतन्याहू को चुनाव से पहले एक मजबूत युद्धकालीन नेता की छवि फिर से बनाने का मौका देती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहने से उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही उन्हें कानूनी मामलों से थोड़ी राहत भी मिलती है। हालांकि इजराइल अब यह मानता है कि जंग के मामले में नेतन्याहू अब उतने सक्षम नहीं रहे हैं जितना पहले हुआ करते थे। इजराइल में लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर हैं, लोग नेतन्याहू को नहीं देखना चाहते हैं। खबर है कि जैसे ही अमेरिका और ईरान में डील पर सहमति बनी, इजराइल में भयंकर नाराजगी देखी गई और यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लगाए गए। और ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से इजराइल में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को एक फेल्ड नेता के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल के अंदर चुनाव की तारीख को लेकर भी सियासत चल रही है। शास पार्टी के मुखिया आर्ये डेरी, जो खुद अपने नेतृत्व संकट से जूझ रहे हैं, यानी चुनाव की टाइमिंग तक राजनीतिक हिसाब किताब से तय हो रही है, युद्ध की जरूरतों से नहीं। लेबनान को लेकर भी यही पैटर्न दोहराया जा रहा है। नेतन्याहू चाहते हैं कि अभी फिर से रोका जाए तो चुनाव की स्थिति आगे टाली जा सकती है, या फिर इसके जरिए ही वो अपनी छवि को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू बार बार जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जंग जारी रहती है तो फिर इजराइल में चुनाव कराना इतना आसान नहीं होगा और नेतन्याहू की कुर्सी सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। उधर ट्रंप प्रशासन से टकराव इजराइल का जारी है। इसके जरिए नेतन्याहू यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी से डरते नहीं और इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है। लेकिन जब इजराइल में एक सर्वे को अंजाम दिया गया, उसमें नेतन्याहू घिरे हुए बताए गए। खबरों की माने तो इजरायलियों का मानना है कि जो डील की गई है उसमें साफ तौर पर इजराइल की हार है। ईरान युद्ध को लेकर नया सर्वे सामने आया है। 89% इजरायली ये मानते हैं कि जंग में इजराइल हार चुका है। 71% लोगों ने कहा कि ट्रंप पर भरोसा नहीं रहा। सर्वे में अधिकांश लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और आज अगर चुनाव होते हैं इजराइल में तो सत्ता गंवा सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए टकराव की राजनीति पर जोर दिया जा रहा है। लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखने के पक्ष में नेतन्याहू। आलोचकों का आरोप है कि जंग को राजनीतिक हथियार बना रही है सरकार। कहते हैं कि जंग के बीच में मीडिया ने सर्वे किया तो उसमें एक बात सामने आई कि नेतन्याहू को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान हो चुका है। इजरायली बेवजह परेशान हो रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार में इजराइल और ज्यादा असुरक्षित हुआ है, खास करके इस डील के बाद। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस डील के मसौदे में लिखा हुआ है कि अमेरिका ईरान को पैसे देगा। अब ईरान को जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसे मिलेंगे, ईरान कोई गुलाब फूल की खेती तो करेगा नहीं। 1979 से लेकर ईरान पर लगातार सैंक्शंस रहे हैं। इसके बावजूद आप देख लीजिए कि ईरान की
ताकत कितनी जबरदस्त है, चाहे वो मिसाइल्स के मामले में हो, चाहे वो ड्रोन्स के मामले में हो। और अब जब इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका फंड मुहैया कराएगा, तब ईरान कितना पावरफुल हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए नेतन्याहू पर खतरा बहुत भारी है। सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू को सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए, यह इजराइल के लोग कह रहे हैं। इजराइल के लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 59% लोगों ने कहा है कि नेतन्याहू को फिर से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 33% लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू दोबारा मैदान में उतरे। सर्वे में 8% लोगों ने कोई राय नहीं दी है। अगर इस 8% को आप 59% के साथ जोड़ देंगे तो आप समझिए कि यह मामला कितना दूर तक चला जाता है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी ही खतरे में नहीं है, उनका पॉलिटिकल करियर भी फुल स्टॉप के दायरे में जाता दिख रहा है। और नेतन्याहू इजराइल में दिखाना चाहते हैं कि वो इजराइल को सुरक्षित रखने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, अपनी छवि मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी ओर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन के ओर बढ़ रहे हैं और इस बीच पीस डील फंसी हुई है। तो डील का भविष्य क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेतन्याहू अड़े तो टकराव बढ़ेगा। लेबनान में सैन्य मौजूदगी जारी रख सकते हैं और ये बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। अगर वो वहां से निकले तो इजराइल से नेतन्याहू का सफाया तय है। ट्रंप प्रशासन से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली भी नाराज हैं। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर यह कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप से उनकी टकराहट साफ नजर आए, जिससे को इजराइल में सख्त नेता की छवि को मजबूत करे। और मौजूदा सर्वे के हिसाब से यह फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर ट्रंप दबाव बढ़ाएं तो क्या डील बढ़ सकती है? यूएस शांति समझौते को अपनी बड़ी उपलब्धि बताना चाहता है। इजराइल पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। वॉशिंगटन लेबनान में हमले रोकने की कोशिश करेगा। हालिया अमेरिकी बयानों से इस रणनीति के संकेत मिलते हैं। लेकिन डील टूटी तो भड़क सकती है जंग। लेबनान में हमले जारी रहे तो संकट गहरा सकता है। ईरान अंतिम सीजफायर समझौते से पीछे हट जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में संघर्ष का खतरा फिर बढ़ेगा। ईरान इजराइल में कभी भी जंग छिड़ सकती है। नुकसान पूरे इलाके का होगा। यानी इलेक्शन ही वो बहाना है जिसकी वजह से दोनों नेताओं के रुख अलग अलग हैं। जहां ट्रंप डील के फेवर में है तो नेतन्याहू जंग के फेवर में है। और दोनों के पॉलिटिकल करियर के लिहाज से लाइन मुफीद नजर आती है। अगर इन दोनों को अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है तो ट्रंप डील से नहीं हट सकते और बेंजामिन नेतन्याहू जंग से नहीं हट सकते। और यही अमेरिका और इजराइल के बीच की सबसे बड़ी खाई बन सकती है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इसके लिए ट्रंप को पीस डील चाहिए। इजराइल में भी इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, इसलिए नेतन्याहू चाहकर भी जंग नहीं रोक सकते। अगर जंग रोकते हैं तो उन्हें हारा हुआ और एक सरेंडर करने वाला प्रधानमंत्री माना जाएगा। तो रक्षा जानकारों की माने तो फिलहाल सबसे ज्यादा संभावना यही दिख रही है कि नेतन्याहू जंग से पीछे नहीं हटेंगे, ना ही वापसी करेंगे। ट्रंप दिखाएंगे कि हमने ईरान जंग जीत ली और ईरान के साथ डील साइन कर ली। और चुनाव की तारीख तक नेतन्याहू अपनी सुरक्षा नायक वाली छवि बरकरार रखेंगे। हालांकि दोनों का समय एक साथ होने की वजह से इसके आसार कम दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे अमेरिका क्या करता है, क्योंकि इजराइल ने अपना रुख साफ कर दिया और लेबनान पर हमले उसने लगातार जारी रखे हैं। अमेरिका ईरान जंग के बीच डील जरूरी भी थी और ट्रंप की मजबूरी भी थी। दरअसल अमेरिका के पास महज 4 हफ्ते का ऑयल स्टॉक बचा था और इस सनसनीखेज खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो अमेरिका जो तेल का किंग है, पूरी दुनिया के तेल पर जिस अमेरिका का कब्जा माना जाता है, वहीं अमेरिका में ऊर्जा संकट गहराने लगा था। इसलिए ट्रंप को आनन फानन में डील करनी पड़ी। चलिए आपको बताते हैं रिपोर्ट विस्तार से। अमेरिका ईरान में डील क्यों हुआ, इसका कारण यह है कि अमेरिका के पास ऑयल रिजर्व बहुत कम था और माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान से इसलिए भी डील की
ईरान अमेरिका समझौते के बाद इस हफ्ते से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया गया है। हालांकि यह बात और है कि लेबनान में सीजफायर टूटने की वजह से होर्मुज को IRGC ने फिर से बंद किया है। हालांकि दुनिया अभी भी तेल संकट से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के करीब 4 महीनों में वैश्विक बाजार से 115 करोड़ बैरल ऑयल की सप्लाई गायब हो चुकी है। इसका असर आने वाले महीनों तक बना रह सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई लगभग बंद रही। इस वजह से दुनिया के स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल ऑयल रिजर्व तेजी से घटे। पिछले कुछ महीनों में 19 करोड़ बैरल ऑयल स्टॉक से निकल चुका है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के स्ट्रेटेजिक रिजर्व 1990 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं अमेरिका का इमरजेंसी रिजर्व 43 साल के सबसे निचले स्तर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 बैठक के दौरान कहा कि अगर जंग खत्म नहीं करते तो हमारे रिजर्व करीब 4 हफ्ते में खत्म हो जाते। यानी अमेरिका एक बहुत गंभीर तेल संकट के जाल में फंस चुका था और झूठ यह कह रहा है कि ईरान को डील चाहिए थी, अमेरिका को नहीं। अमेरिका ईरान समझौते की खबर के बीच तेल बाजार ने राहत की सांस ली। युद्ध के दौरान $126 पर बैरल तक क्रूड पहुंच गया, जो अब नीचे खिसक कर वापस $80 पर आ गया है। लेकिन कीमतों की एक गिरावट पूरी कहानी नहीं बताती। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद भी तेल की सप्लाई तुरंत सामान्य नहीं होगी। पहले समुद्री रास्तों से बारूदी सुरंगें हटानी होंगी। इसके बाद खाली टैंकरों की वापसी, तेल उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई चेन को पटरी पर लाने में वक्त लगेगा। तेल उद्योग से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि पूरी व्यवस्था को सामान्य होने में लगभग 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। तब तक दुनिया को मौजूदा तेल भंडार के सहारे ही काम चलाना होगा। संकट खत्म मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि तेल की सप्लाई को सामान्य स्तर पर लाने में अभी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। चलिए आपको बताते हैं होर्मुज संकट को लेकर टाइमलाइन क्या रही है और कैसे इस संकट की शुरुआत हुई। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला शुरू किया, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस इलाके में सैकड़ों ऑयल टैंकर्स फंस गए। 5 मार्च जहाजों पर दबाव बढ़े, तेल के दाम $100 पर बैरल पहुंच गए। 8 अप्रैल तक अमेरिका ईरान में अस्थायी सीजफायर की कहानी आई, लेकिन जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई क्योंकि होर्मुज नहीं खुल पाया। 13 अप्रैल तक अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की घेरेबंदी शुरू कर दी और गल्फ ऑफ ओमान में अपना ब्लॉकेड लेकर बैठ गया। मई तक अमेरिका ईरान के बीच तनाव जारी रहा, इसलिए बहुत कम जहाज इस रास्ते से गुजर पाए। बहुत सारे जहाजों पर तो हमले भी हुए, इंक्लूडिंग इंडियन शिप्स। 14 जून अमेरिका ईरान में युद्ध रोकने पर सहमति बनी। 17 से 19 जून दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। होर्मुज खुला और तेल के जहाजों की आवाजाही छिटपुट करके शुरू हुई। लेकिन वो फ्लो नहीं है जो जंग से पहले इस इलाके में था। जहाज जिस रफ्तार से इस इलाके से निकल रहे थे। रक्षा जानकारों का मानना है कि नकदी संकट से जूझ रहे ओपेक सदस्य देश उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इससे बाजार में अतिरिक्त सप्लाई आएगी और कीमतों पर दबाव घटेगा। जंग शुरू होने से पहले दुनिया के पास काफी ज्यादा स्टॉक रिजर्व में था। इसकी वजह से इतनी बड़ी सप्लाई रुकने के बावजूद बाजार पूरी तरीके से नहीं हिला। अमेरिका में डीजल और पेट्रोल का भंडार जरूर कम हुआ, लेकिन हालात अभी भी काबू में हैं। युद्ध के दौरान गायब हुए 115 करोड़ बैरल तेल की भरपाई आसान नहीं होगी। अगर दुनिया रोजाना मांग से 50 लाख बैरल ज्यादा तेल भी पैदा करे, तब भी इस कमी को पूरा करने में तकरीबन 1 साल का वक्त लगेगा और इस संकट से उभरने में यह एक लंबा वक्त है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA और अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रसारण EIA के मुताबिक दुनिया में इस समय औसतन 10.3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हर दिन हो रहा है। यानी हर महीने करीब 309 करोड़ बैरल, साल भर में लगभग 3,760 करोड़ बैरल तेल उत्पादन किया जाता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और अकेले दुनिया के करीब 13% तेल का उत्पादन करता है। इसके बाद सऊदी अरब, रशिया, कनाडा और इराक का नंबर आता है। ये पांचों देश मिलकर दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 40% हिस्सा देते हैं। इसलिए इन देशों में किसी तरह का युद्ध प्रतिबंध या उत्पादन में कमी सीधे वैश्विक बाजार और पेट्रोल डीजल की कीमतों को प्रभावित करती है। दुनिया में 5 तेल उत्पादक देश की स्थिति क्या है?
आइए देखते हैं वैश्विक हिस्सेदारी क्या है, यह भी देख लेते हैं। अगर रैंक के लिहाज से देखा जाए, सबसे ऊपर अमेरिका है। रोजाना उत्पादन लगभग 1.25 करोड़ बैरल के आसपास है, हिस्सेदारी 12.9% है। दूसरे नंबर पर सऊदी है, 90 लाख बैरल के आसपास उत्पादन है, हिस्सेदारी 8.7% है। तीसरे नंबर पर रशिया है, 89 लाख बैरल है, 8.6% हिस्सेदारी है। कनाडा इसके बाद आता है, 58 लाख बैरल तेल उत्पादन रोज करता है, 5.6% की हिस्सेदारी। और 5वें नंबर पर इराक है, जो 43 लाख बैरल हर रोज तेल उत्पादन करता है और दुनिया भर में इसकी हिस्सेदारी 4.2% के आसपास बताई जाती है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अमेरिका के पास तेल खत्म होने वाला था। 4 हफ्तों के बाद स्टॉक ओवर हो जाता, जिसके बाद अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल बन सकता था। वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के बाद भी मिडिल ईस्ट की तेल की दरकार थी दुनिया को, खास करके अमेरिका को। इसलिए अमेरिका ने जंग रोकने में भलाई समझी और ईरान से उसने फटाफट डील कर ली। तेल के कारण ही अमेरिका ने शांति की राह अपनाई। वैसे आपको याद होगा कि हर बार ट्रंप यही कहते थे कि ईरान होर्मुज खोल दे, और बाद में जब ईरान ने होर्मुज नहीं खोला तो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाने का फैसला किया। फिर इससे भी कामयाबी नहीं मिली तो आखिरकार हार मानकर अमेरिका डील करने पर मजबूर हुआ। यानी अमेरिका खुद ऊर्जा संकट में फंसा हुआ था, और अगर इस जंग से नहीं निकलता तो अमेरिका में हाहाकार मचना तय था। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।